हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज 15। आज की क्लास हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके फ्रेंड्स, यहां पे आप जान रहे हो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट हम लोग लेंगे सॉलिड, और यहां पे मुझे सॉल्वेंट लेना होगा लिक्विड। यहां पे एक टर्म आया सॉल्युबिलिटी, जरा इसको समझते हैं। सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved, that can be dissolved in fixed amount of solvent। हम लोग इसे 100 ग्राम लेते हैं। टू सैचुरेट इट at constant temperature is called solubility। ओके, यहां पे ध्यान से देखो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात कही गई, दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू सैचुरेट इट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि जैसे मेरे पास यहां पे सॉल्वेंट है, 100 ग्राम हमने वाटर लिया, तो इस 100 ग्राम वाटर में मान लो मेरे पास सॉल्यूट है, दिस इज सॉल्यूट। इसे मुझे इसमें डिसॉल्व करना है, तो इसका डिसॉल्व करने का एक लिमिट होगा, एक लिमिट तक घुलेगा। उस लिमिट के बाद यदि हम घुलाने की कोशिश भी करेंगे तो यहां पे ये क्या होगा ना, बेसिकली प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब क्या निकला? इस सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व टू सैचुरेटेड, फर्दर घुलाएंगे तो वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो यहां भी वही होगा, आप सॉल्यूट घुलाओगे, घुलता जाएगा घुलता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब ये सैचुरेटेड कंडीशन में आएगा, और जब ये सैचुरेटेड कंडीशन में आता है तो अगेन एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि फिर से ये सॉल्यूशन ब्रेक होता है सॉल्वेंट प्लस डिसॉल्व सॉल्यूट में। कहने का मतलब दोनों के बीच एक रैपिड इक्विलिब्रिया होता है। एक इस सिचुएशन में एक डायनेमिक इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट होता है, और जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। दिस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है? इसमें हम लोग को पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सबसे पहला फैक्टर है फ्रेंड्स टेम्परेचर। अब जरा टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर में हम लोग सबसे पहला केस देखते हैं कि यदि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। जैसे कि ये इक्वेशन दिया हुआ था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और दोनों के बीच एक रैपिड इक्विलिब्रिया था।
ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब यदि हम लोग ये बात करें कि यहां पे टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें तो क्या होगा, देखिए इसको कैसे समझेंगे। ये है पॉजिटिव। याद करिए केमिकल इक्विलिब्रियम लीच-टेडरल प्रिंसिपल, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है और T2 का वैल्यू बड़ा है T1 से। यदि उस इक्वेशन को हम लोग लिखें तो इक्वेशन कहता है log K2 by K1 इक्वल टू del H by 2.303 R inside the bracket 1 by T1 minus 1 by T2। फ्रेंड्स आप देख रहे हो ना, ये बड़ा है तो ये पूरा टर्म छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट का टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। एंड यू हैव आल्सो गिवन दिस इज पॉजिटिव, तो ओवरऑल टर्म यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि log K2 माइनस log K1 पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ K2 बड़ा है K1 से। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन विल शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या निकला कि टेम्परेचर को यदि बढ़ाते हैं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करता है, मतलब मोर सॉलिड अभी और डिसॉल्व कर सकता है। मतलब हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सॉलिबिलिटी बढ़ता है, कब, जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो, पॉजिटिव। होप करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। तो चलो इसे लैंग्वेज में जरा लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, या आप ऐसे लिख लो, इफ enthalpy of solution is positive then solubility increases with increase in temperature। ये तो अभी आप लोगों ने देख लिया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी भी क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ता जाता है। ऐसा तब होगा जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा। जरा बात करते हैं हम लोग बी वाले फैक्टर का, इफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, जैसे बात करें हम लोग, ये मेरा सॉल्यूट है, ये मेरा सॉल्वेंट है एंड दिस फॉर्म्स सॉल्यूशन। यहां पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मींस एक्सोथर्मिक है। अगेन एक सिचुएशन होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा इसमें, ठीक है। फिर वही बात लीच-टेडरल प्रिंसिपल से क्या लिखेंगे, log K2 by K1 इक्वल टू del H by 2.303 R inside the bracket 1 by T1 minus 1 by T2। T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K1 है और T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K2 है और T2 बड़ा है किससे, T1 से। फ्रेंड्स यदि ये टर्म मेरा नेगेटिव होगा, आप खुद ही देख रहे हो ये पूरा ब्रैकेट का टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड दिस टर्म शुड बी व्हाट, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव। और यहां लिखेंगे फ्रेंड्स log K2 माइनस log K1। आप ही बताओ ये नेगेटिव कब होगा, जब K2 का वैल्यू लेस देन K1 होगा। दिस शोज व्हाट, ये शो कर रहा है कि यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन विल शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसकी सॉलिबिलिटी अब बढ़ेगा नहीं, उल्टा घटेगा। क्लियर हो गया। तो चलिए इसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, इफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव देन solubility decreases with increase in temperature, होप करते हैं ये टेम्परेचर वाला फैक्टर आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रेशर की बात कर लें, क्या प्रेशर इस पे कोई इफेक्ट देगा क्या, प्रेशर का जरा इफेक्ट देख लें कि क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा क्या। फ्रेंड्स ये सॉल्यूट था, ये मेरा सॉल्वेंट था एंड दे फॉर्म द सॉल्यूशन,
ठीक है, इक्विलिब्रियम भी बना देता हूं। आप खुद ही देख लो कि ये मेरा सॉलिड था और ये मेरा लिक्विड था। क्या प्रेशर बढ़ाने से इस लिक्विड में कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा, बिकॉज लिक्विड एंड सॉलिड बोथ आर इनकॉम्प्रेसिबल। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। तो जब इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं तो यहां पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, इस वजह से हम यहां पे कहेंगे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होने जा रहा, सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड एंड सॉलिड बोथ आर इनकॉम्प्रेसिबल। ओके, तो चलिए थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाते हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक है solubility of gas in liquid। गैस इन लिक्विड। तो आपको बता दें कि गैस का लिक्विड में, ओके, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस बिकम्स सॉल्यूशन। इसे हम लोग क्या लेते हैं? गैस लेते हैं। और ये क्या हो गया हम लोग का? लिक्विड हो गया। एंड दे फॉर्म्स व्हाट? सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन यहां पे है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी और लिक्विड में इफेक्ट देता है? फ्रेंड्स, इसमें इफेक्ट होता है प्रेशर का, दूसरा टेम्परेचर का, नेचर ऑफ गैस, तीसरा होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड, जो भी आपको। इस चारों पे इफेक्ट होता है। प्रेशर का भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का भी होता है, नेचर ऑफ गैस का भी होता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट का भी होता है। तो चलिए सीक्वेंशियली हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। एक एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले प्रेशर इफेक्ट देखते हैं। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, ओके, और यहां पे लिक्विड है, फिल अप विद द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसके ऊपर गैस का पार्टिकल्स, ओके, और यहां पे मेरे पास एक मूवेबल पिस्टन है और इस पे एक मास भी रखा हुआ है। और सिचुएशन ये भी है कि इस मास की वजह से कुछ गैस इसमें डिजॉल्व भी, ओके, दिस इज गैस। ये मेरा इनिशियल सिचुएशन है फ्रेंड, मतलब बिगिनिंग का सिचुएशन है। इसको आप कह सकते हो स्टार्टिंग कंडीशन है। हम इस पे एक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इस पे और एक्स्ट्रा मास लाकर रखते हैं। तो जब इस पे एक्स्ट्रा मास लाकर रखेंगे तो क्या होगा कि अभी ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल कम वॉल्यूम में आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल का इस लिक्विड पे स्ट्राइकिंग रेट बढ़ जाएगा, और जब स्ट्राइक करने का रेट बढ़ जाएगा तो ये जो लिक्विड में इस गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। क्या होगा? कुछ ऐसे देखते हैं। सेम सिचुएशंस,
सेम डायग्राम फ्रेंड्स, ये आ जाएगा इस जगह पे, ओके, ये यहां पे आ गया। यहां पे ये मास तो मेरा था ही, एक और मास हमने लाकर रख दिया, ओके। अब क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण हुआ बेसिकली ये कि इस लिक्विड में ज्यादा ही गैस पार्टिकल डिसॉल्व हो गया, ओके। यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है, जहां पे यहां पे मात्र 4 पार्टिकल्स था, इस लिक्विड में ये गैस है, सॉल्यूशन भी कर सकते हो आप इसे, यू कैन से सॉल्यूशन, यहां भी हम इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहां पे अब क्या हुआ बेसिकली कि आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हो, क्योंकि जब कुछ पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व हो गया, देन वी कैन से सॉल्यूशन। क्या मेजर चेंजेस क्या मिला, मेजर चेंजेस इतना मिला कि जैसे हमने यहां पे मास को रखा, मास को बढ़ाया, फोर्स को बढ़ाया, तो इस गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ा होगा, और जैसे इस गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ा होगा, इसमें स्ट्राइकिंग रेट भी बढ़ा होगा, और इस स्ट्राइकिंग रेट से पार्टिकल की एंट्री ज्यादा होने के कारण इसमें ज्यादा ही मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हो गया। यही तो हेनरी लॉ है। व्हाट इज हेनरी लॉ? हेनरी लॉ क्या कह रहा है? हेनरी लॉ कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। इसका कितना प्रेशर है, इसके प्रेशर को कैसे बढ़ा? बाय पुटिंग द मास। मास हम लोग रखते गए, इसका प्रेशर बढ़ता गया, इसका प्रेशर बढ़ता गया, तो इसके ज्यादा ही पार्टिकल इसमें एंटर करने लगे, और ज्यादा जब पार्टिकल एंटर करने लगे तो क्लियर सी बात है इस गैस का इस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहें हेनरी लॉ को, तो हेनरी लॉ कुछ ऐसा है, हेनरी लॉ partial pressure over solution is directly proportional to mole fraction of gas dissolved in liquid। ओके फ्रेंड्स, आपको ये देख रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ gas dissolved in liquid। ओके, इसे हटाकर एक कांस्टेंट देते हैं, एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब इसे देखो तो इसे क्या लिख सकते हो? Y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। यदि हम लोग फ्रेंड यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करें, कुछ ऐसा ग्राफ, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस ले लें और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ले, तो पक्का ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या होगा? ऑरिजिन होगा। और ये जो स्लोप होगा मेरा tan थीटा का जो वैल्यू होगा, दिस tan थीटा गिव्स द स्लोप एंड दिस इज इक्वल्स टू KH। बट एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, डिफरेंट गैसेस के लिए स्लोप का वैल्यू अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि KH का वैल्यू नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। तो मान लो ये 1 गैस का है, तो ये दूसरे गैस का होगा, ये तीसरे गैस का। गैस हमने बदला तो बढ़ता गया। जैसे ये मेरा जो थीटा है, दिस इज फॉर द फर्स्ट वन, दिस इज फॉर सेकेंड एंड दिस इज फॉर थर्ड। सभी गैसेस के लिए स्लोप का वैल्यू अलग अलग होगा। डिफरेंट गैसेस वैल्यू ऑफ स्लोप अलग अलग होगा।
ये आपने ध्यान देना है। क्यों क्यों उसी बात को जरा डिस्कस कर ले। KH डिपेंड्स अपॉन KH कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है? KH डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर प्रेफरेंस। तो ये आपको नहीं सोचना है कि हमेशा KH कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है। KH का वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है, ये आपको ध्यान देना। तो चलिए जरा देखते हैं कि नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कैसे करता है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि सपोज करो मेरे पास वाटर है और यहां पे CO2 गैस है, तो ये इसमें ज्यादा ही सॉल्युबल होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। यहां मेरे पास वाटर है और यहां पे अमोनिया है, इसमें भी इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। हीलियम लेते हैं, हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, तो डिपेंड कर रहा है नहीं। हालांकि इस दोनों केस में आपको एक बात बता दें, आप वाटर ले लो, नाइट्रोजन ले लो, सॉल्युबल होगा, H2O ले लो, O2 ले लो, सॉल्युबल होगा। बट यहां पे एक बात ध्यान देनी है आपको, यहां पे तो हेनरी लॉ ऑब्जर्व होता है, बट यहां और यहां पे हेनरी लॉ ऑब्जर्व नहीं होता। हेनरी लॉ का लिमिटेशंस भी है, उसका लिमिटेशन क्या है वो मैं आपको लिखा दूंगा कि कौन कौन सा लिमिटेशन है। बट यहां पे एक लिमिटेशन बताता हूं कि ये दोनों रिएक्शन कर लिया और रिएक्शन करने के बाद कार्बोनिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, तो यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में प्रोडक्ट बना दे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रोडक्ट बना दे, तो ऐसे कंडीशंस में नो हेनरी लॉ इज अप्लाइड। क्लियरली यहां पे हेनरी लॉ का एप्लीकेशन नहीं होगा, नो हेनरी लॉ, ध्यान देना। क्योंकि ये क्या होगा ना, वेरी हाई प्रेशर, ये आपस में रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के बाद कार्बोनिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एट वेरी हाई प्रेशर। तो चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। मतलब यहां पे क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेसिकली कि नेचर ऑफ गैस पे तो डिपेंड कर ही रहा है कि कैसा इंटरेक्शन इन दोनों के बीच, कैसा इंटरेक्शन यहां है, कैसा इंटरेक्शन यहां है, आपस में सॉल्युबल होने के बाद किस तरह का फोर्स आपस में आ रहा है, उस बात पे तो डिपेंड करेगा। कुछ ज्यादा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाईली सॉल्युबल होगा, कहीं कहीं प्रोडक्ट बन जाता है, तो जहां प्रोडक्ट बन जाएगा सॉल्युबिलिटी नो डाउट वहां पे ज्यादा होगा, बट हेनरीज लॉ हम नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैं बता रहा था कि नेचर ऑफ गैस, इसलिए नेचर ऑफ गैस यदि अलग होगा, गैस चेंज हो गया, तो KH का वैल्यू भी क्या होगा, बदल जाएगा। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, देखिए KH का वैल्यू टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। KH का वैल्यू यदि बढ़ाओगे, यदि टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो KH का वैल्यू भी बढ़ेगा, ये आपको ध्यान देना। और आप अभी पढ़े हो, जस्ट पढ़े हो कि P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यदि हम लोग यहां पे बात करें, KH इक्वल टू लिखें, तो KH इक्वल टू क्या होगा, P इंटू गैस। इसे यदि हम लोग कांस्टेंट मान लो, सपोज करो, तो कह सकते हो कि KH इज इनवर्स ऑफ व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब हम यहां पे ये कहें कि टेम्परेचर को यदि हम कांस्टेंट कर ले, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कह सकते हैं कि जहां KH ज्यादा होगा वहां मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस लेस डिसॉल्व होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो में जा रहा। आप देख लो खुद ही, जैसे आपको KH का वैल्यू देके पूछा जा सकता है कभी कभी कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो इस बात को कैसे सॉल्व करें, चलिए देखता हूं छोटा सा क्वेश्चन। जैसे सपोज करो मेरे पास कुछ डेटा दिया हुआ, कुछ गैसेस हैं, हीलियम का KH का वैल्यू गिवन है 144.97 बार, but these are at temperature 293 Kelvin and this is a particular solvent water.
किसके लिए है? वाटर के लिए। हीलियम का सॉल्युबिलिटी वाटर के लिए इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे केएच का वैल्यू। हाइड्रोजन का दे रखा है 69.16 बार, और यदि हम लोग बात करें नाइट्रोजन का तो ये दे रखा है 76. ये डेटा रटना नहीं है आपको, और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 34.86 बार। फ्रेंड्स, यदि इसमें से मैं इस डेटा के आधार पे कहूं कि सॉल्युबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे कि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि यदि टी को कांस्टेंट कर दिया जाए, सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया जाए, तो KH इज इनवर्स ऑफ व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ H। जहां पे ये ज्यादा होता है, KH का वैल्यू, वहां पे क्या होता है? कम सॉल्युबल होता है। तो आप देख लो, सबसे लेस KH कहां है? O2 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद किसकी सॉल्युबिलिटी होगी? हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी होगी। देन किसकी सॉल्युबिलिटी होगी? नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी होगी। और देन सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा? हीलियम सॉल्युबल होगा। तो ये बात आपने थोड़ी ध्यान रखनी है। चलिए थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, जब हम गैस लेते हैं और लिक्विड लेते हैं and they form the solution, in such cases enthalpy of solution is negative generally। अब यदि enthalpy of solution नेगेटिव है तो अभी आप क्या पढ़े थे कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो इसका सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी होगा, वो क्या होगा फ्रेंड्स? घटेगा। अभी जस्ट आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लीच-टेरियल प्रिंसिपल। लीच-टेरियल प्रिंसिपल हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था थोड़ी देर पहले, फिर से उसी बात को एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं, बताया भी था आपको लॉ K2 by K1 वाला रिलेशन से। उसी रिलेशन से यहां हो जाएगा। यदि एक्सोथर्मिक होता है इसका इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जब गैस को लिक्विड में हम बुलाते हैं, तो जनरली इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट? जनरली इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट? नेगेटिव। तो यदि नेगेटिव होता है तो हम लोग पढ़े कि जो थर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को यदि बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा फ्रेंड्स? घटेगा। तो चलिए अब थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाते, देखते हैं इसके एप्लीकेशन। इसके दो तीन एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में इस लॉ का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? यू नो, आप जान रहे हो कि इस कोल्ड ड्रिंक्स का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है CO2 डिसॉल्व होता है। किसमें? वाटर में डिसॉल्व होता है एट वेरी हाई प्रेशर। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली? एट वेरी हाई प्रेशर, जब हम लोग प्रेशर को बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एट हाई प्रेशर, प्रेशर को जब आप ज्यादा करते हो इसलिए इसको पैक कर दिया जाता है, इनसाइड प्रेशर बहुत हाई होता है, और इसी हाई प्रेशर पे ये CO2 मॉलिक्यूल इस वाटर में क्या होता है? डिसॉल्व होता है। क्योंकि जैसा आप ओपन करोगे तो बबल्स निकलता है, वो बबल कुछ और नहीं, वो बबल CO2 का ही बबल होता है, क्योंकि वो फिर से वो रिलीज होना चाहता है। जैसे आपने प्रेशर को घटाया, हाई प्रेशर पे तो डिसॉल्व हो गया, प्रेशर हटाया, वो CO2 फिर से क्या होना चाहता है? रिवर्स होना चाहता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में इसका क्या एप्लीकेशन है? इसका एप्लीकेशन है कि एट वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही CO2 का मोल फ्रैक्शन इसमें क्या होता जाएगा? डिसॉल्व होता जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन इसका है, सेकेंड एप्लीकेशन, एट हाई एल्टीट्यूड्स, बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन का कंटेंट घट जाता है। आपने बहुत हाइट पे आप चले गए,
तो आप जानते हो कि जब बहुत हाइट पे जाते हैं तो वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो घट जाता है। तो यदि प्रेशर घटेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी घटेगा, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घटेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 डिसॉल्व्ड इन ब्लड भी डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होता है O2 का उतना ही ज्यादा क्या होता है, डिसॉल्व होता है इन ब्लड। तो यदि प्रेशर घटा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन ब्लड decreases. That condition is called anoxia. Anoxia में होता क्या बेसिकली है कि बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद मेरे ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट घट जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड anoxia. सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा तो पक्का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन भी घटेगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो मेरे ब्लड में डिजॉल्व हो रहा है वो भी तो घटेगा, और वो घटेगा दैट इज कॉल्ड एनॉक्सिया। तो ये मुझे ध्यान देना है। तीसरा है इसका एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन इन स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स में बेसिकली क्या होता है, ये लोग बहुत ही पानी के नीचे बहुत ही बॉटम हाइट तक जाते हैं। ओके, अब सपोज करो उन्होंने ये हाइट पे आ गया, अभी फिलहाल वो H हाइट है, बहुत ज्यादा हाइट है, अब ये H हाइट पे वो फिलहाल यहां पे आ गए। आने के बाद क्या होता है, आप जान रहे हो कि जब आप बहुत नीचे जाते हो तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो आप ये भी जान रहे हो कि उसमें जो डिजॉल्व और भी जो प्रेशर्स हैं, जो कंपोनेंट है उसका, जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, ये सब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया या नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, तो उसी के प्रोपोर्शन में मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और उसी के प्रोपोर्शन में क्या होगा, नाइट्रोजन का भी मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो मेरे ब्लड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, क्यों, क्योंकि बॉटम पे जाने के बाद प्रेशर बढ़ने के कारण जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दोनों बढ़ता है, और उसे हम इनहेल करते हैं। जब इनहेल करते हैं तो उसी के साथ मेरे ऑक्सीजन का भी मोल फ्रैक्शन ब्लड में बढ़ जाता है और नाइट्रोजन का भी फ्रैक्शन बढ़ जाता है। बट होता क्या है, अभी तक ये बॉटम में था, प्रेशर बहुत, जैसे ये ऊपर आया तो सडन इसका प्रेशर क्या हो गया, घट गया। अब जैसे प्रेशर घट गया तो जो गैसेस डिजॉल्व था वो निकलना चाहेगा, रिलीज होना चाहेगा। दोज गैसेस वांट्स टू रिलीज। अब वो गैसेस जब रिलीज होगा तो क्या होता है, ब्लड कैपिलरी में, इन ब्लड कैपिलरी नाइट्रोजन का बबल्स बन जाता है, एंड दिस नाइट्रोजन बबल्स block the capillaries, and that is a dangerous situation for medicals, and this is called bends. इसी को बेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स। तो ब्लड कैपिलरी में नाइट्रोजन का बबल बनना ब्लड कैपिलरी को ब्लॉक कर सकता है, और उस ब्लॉक करने के कारण प्रॉब्लम हो सकता है। इसे दूर करने के लिए नाइट्रोजन का बबल ना बने, इसलिए हम लोग जो कंपोनेंट कैरी करते हैं एयर कंपोजिशन का, उसमें हीलियम को भी हम मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, बेंड बनने का खतरा घट जाता है, क्योंकि उसमें फिर इसका पार्शियल प्रेशर उतना अधिक कंपोनेंट नहीं रहेगा, तो नाइट्रोजन बबल बनने का चांसेस घट जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग हीलियम को उसमें मिलाते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं, आते हैं इसके प्रॉब्लम्स पे। तो हेडिंग करो प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन, हेनरी पेगेस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द solubility of nitrogen gas
in water at 298 Kelvin is 1 into 10 to the power 5 atm. The mole fraction of nitrogen in air is 0.8. कह रहा है कि the number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure is option A 4 into 10 to the power minus 4, 4 into 10 to the power minus 5 and 5 into 10 to the power minus 4 and 4 into 10 to the power minus 6. ओके फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा. देखिए इसमें क्या ध्यान देना है. यहां पे हम लोग जब इसके क्वेश्चंस को बनाते हैं तो हम लोग ये लिखते हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. ध्यान रहे कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है और ये आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व इन लिक्विड नॉट इन एयर. तो यहां पे आपको एयर का दे रखा है मोल फ्रैक्शन. कंफ्यूजन यहां बहुत सारे लोगों को होता है कि यही वाला वैल्यू यहां पे रखती है. ये गलती नहीं करना है, ये एयर का मोल फ्रैक्शन है फ्रेंड्स, और ये टोटल प्रेशर है. तो सबसे पहला टारगेट तो आपको करना क्या है कि ए निकालना है. इसके लिए डाल्टन्स लगाना होगा. डाल्टन्स ने क्या कहा, इसने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन व्हाट, प्रेजेंट इन एयर या गैस फेज, जो भी कहो, इनटू क्या लिखेंगे, पी टोटल. तो आप खुद ही बताओ एयर में कितना मौजूद है, 0.8. टोटल प्रेशर कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 4. तो ये मेरा ये निकल गया. अब जब ये निकल गया तो फिर प्रॉब्लम्स बनना मेरे लिए आसान हो जाएगा. कैसे, आप खुद ही देख लो. अब यहां पे आप लाकर रख दो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू KH. इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर. आप ये तो निकाल चुके हो 4, ये दिया हुआ था 10 टू द पावर 5, ये आपने निकालना है. और मैं बताना चाह रहा हूं कि इसके मोल बहुत ही लेस होते हैं. इसके कंपैरिजन में आप इसको इग्नोर कर सकते हो, यू कैन नेग्लेक्ट करो. तो इसे नेग्लेक्ट करेंगे फ्रेंड तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो अब आप खुद ही समझ लो, यदि हम लोग लिखना चाहें तो 10 टू द पावर 4 इंटू NN2 होगा. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कितना होगा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहां पे ध्यान क्या लेना है, ध्यान देना है कि दिस वाज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व लिक्विड, और ये मेरा क्या दिया हुआ था, टोटल प्रेशर दिया हुआ था. ओके फ्रेंड्स, आप इसे नोट डाउन कर लें. ओके फ्रेंड्स, तो लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन हम लोग बेसिकली लेते हैं एनसीईआरटी से. 2.6 एनसीईआरटी का एनटेक्स्ट का क्वेश्चन है, आसान बेसिक क्वेश्चन. कह रहा है कि H2S ए टॉक्सिक गैस with a rotten egg like smell is used for the qualitative analysis. If solubility of H2S in water at STP
H 0.195 मोलल, कैलकुलेट KH, कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट। क्या फर्क पड़ा फ्रेंड्स? सो सिंपल क्वेश्चन, आप खुद ही देख लो इसमें करना क्या है। ओके, यहां पे जिस गैस को आप वाटर में घुला रहे हो उस समय इसका प्रेशर करा है एसटीपी का ही प्रेशर लेना है, ये तो खास बात है। तो यू नो एसटीपी का जो प्रेशर होता है, आप पढ़े 1 atm होता है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, बना लेते हैं इसी से, एटीएम में आ जाएगा आंसर। तो आप जान रहे हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इक्वल टू KH इंटू क्या लिखेंगे फ्रेंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। इसका प्रेशर कितना लेना, 1 KH। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सो सिंपलेस्ट, व्हाट डज इट मीन, इतना मोलर का मतलब क्या हुआ? इतना मोलर का मतलब हुआ कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में इतना मोल H2S है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 1 इक्वल टू KH इनटू, ये तो हो जाएगा 0.195, ये होगा 0.195 प्लस 1000 बाय में क्या करेंगे, 18 करेंगे, क्योंकि वाटर यहाँ पे कितना मौजूद होगा, 1 kg, 1 kg का मतलब कितना। अब आप खुद ही समझ लो, ये पूरा डेटा आपको पता है, क्या यहां से KH का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, KH का वैल्यू निकल जाएगा फ्रेंड्स, एंड सो सिंपल, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है जो बताया जाए। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये करा बेसिकली कि हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298। सो सिंपलेस्ट फ्रेंड, अगेन जो आपको क्वेश्चन मिला है वो बहुत ही आसान मिला है, कोई खास बात नहीं है। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखेंगे, CO2। बट यहाँ पे थोड़ा याद रखना होगा कि 1 atm जो होता है 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, छोटा सा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ गया ना आपको एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करने का। तो चलो फ्रेंड्स, क्या भी रखा है इसका वैल्यू, 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 इक्वल टू KH भी दे रखा है शायद से, ये देखो 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, बेसिकली क्या है आप खुद ही समझ लो, ये 500 ml ऑफ सोडा वाटर जो दिया है, सोडा वाटर, इसे आप क्या लेकर चलो, 500 ml वाटर ही लेकर चलो, क्योंकि सोडा का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल, और वाटर की डेंसिटी होती है कितनी, 1 ग्राम पर ml, तो इससे मास में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 500 ग्राम ऑफ क्या होगा फ्रेंड्स, वाटर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद ही देख लो, करना क्या है, 2.5 इंटू 1.01325
325 into 10 to the power 5 equal to 1.67 into 10 to the power 8 into number of mole of CO2 plus number of mole of CO2 plus 500 बाई क्या करेंगे फ्रेंड्स 18 करेंगे। और इसके कंपैरिजन में ये रियली बहुत ही कम बोलता है, सो यू कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो चलिए थोड़ी स्पेस की कमी है, हम लोग इसे ऊपर लिख देते हैं। अब यहां पे क्या है बेसिकली, अब आप खुद ही देख लो कि ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 2.5 into 1.01325 into 10 to the power 5 equal to 1.67 into 10 to the power 8 into 18 into number of mole of CO2 by में कितना लिखेंगे फ्रेंड्स 500। कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2? बोलो हाँ बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकाल सकते? 500 into 2.5 into 1.01325 into 10 to the power 5 divided by what? 1.67 into 10 to the power 8 divided by कितना हो जाएगा 18। अब एक काम करो ना, क्या करो, इसको लिख दो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 44, ठीक है। तो 500 into 2.5 into 1.010325 into 10 to the power 5 by 1.7 into 10 to the power 8 into 18। तो वेट बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये टाइम तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, तो 500 into 2.5 into 1.01325 into 10 to the power 5 by 1.67 by में into 10 to the power 8 into by में 18। अब आप देख लो, थोड़ा कैलकुलेशन तो है, इसे यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेटिंग आपसे करके देख लो, ये आता है अप्रॉक्स में 1.85 ग्राम के आसपास। एक बार आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और ऑलमोस्ट रिलेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें एक वीडियो और जाएगा जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और थ्योरी का एक आध पॉइंट छोटा सा है टॉपिक, उसे हम लोग करेंगे। ओके।